हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये जो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे बहुत मार्क्स पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार ये चैप्टर है। ठीक है, मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। इसमें हम समझेंगे कि चीज़ के बारे में। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि यहाँ पे पिछले अध्याय में हमने लेंस के प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है और आप लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति, उनके अपेक्षित साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। ये मानव नेत्र का अध्ययन हमारी किस प्रकार की सहायता कर सकता है। मानव नेत्र का प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमें चारों वस्तु को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या प्रकार है, चश्मे का प्रयोग किए जाने वाले लेंस के दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं। ठीक है, और इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था और अध्ययन में हमें इन धारणाओं के प्रकृति का प्रकाशीय परिघटनाओं का अध्ययन का उपयोग करेंगे। इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों में परिक्षेपित होने तथा आकाश के नीले रंगों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानव नेत्र को समझेंगे। और देखिए, मानव नेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम समझेंगे एक चीज़ के बारे में कि मानव नेत्र ठीक है, ये मानव नेत्र बहुत ही अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सुग्राही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इससे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो ध्यान से देखिएगा। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसमें हमें एक अद्भुत संसार हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आँख बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को उनके स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि आँखों के बंद करने के रंगों को पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों को मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये उसके बाद देखेंगे क्योंकि यह हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने में योग्य बनाती है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होती है। ठीक है, मानव नेत्र क्या होती है? कैमरे की भांति होती है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जैसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और रेटिना कहाँ है? ठीक है, इसी को दृष्टिपटल कहा जाता है हिंदी में। और रेटिना देखिए इस लेंस में कहाँ है? रेटिना यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे रेटिना है, मतलब प्रकाश यहाँ से आती है और रेटिना पर पड़ती है। तो रेटिना पर क्या होता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इस रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। और प्रतिबिंब वो क्या होता है? वास्तविक उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन हमारा दिमाग उस वस्तु को क्या करता है? सीधा देख पाता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन हमारा दिमाग क्या दिखता है? उसको सीधा देख पाता है। ठीक है, ये वास्तविक बनाता है एवं उल्टा बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। ठीक है, बट हमारा दिमाग उस वस्तु को सीधा देख पाता है। ठीक है, तो चलिए एक समझते हैं और आगे देखिए। यहाँ पे देखिए कि मानव नेत्र एक कमरे की भांति होती है और ये इसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, जहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है अगर पूछा जाए तो रेटिना में बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। ठीक है, जहाँ से प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? स्वच्छमंडल कहा जाता है या कॉर्निया कहा जाता है इंग्लिश में। जैसा कि चित्र 10.1 में दर्शाया गया है। ये झिल्ली नेत्र गोलक का अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनती है। इसे नेत्र गोलक की आकृति, ठीक है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है और इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2.3 मीटर होता है और इसका लगभग गोलाकार होती है। नेत्र प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांशतः अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टल लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करती है। और कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, इसे परितरिका कहते हैं। ठीक है, परितरिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। देखिए, ठीक है, परितरिका क्या करती है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने का काम करती है। परितरिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करती है क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा परितारिका। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित भी करती है। परितारिका क्या करती है? पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ठीक है, परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है और पुतली वो क्या करती है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है,
परितरिका क्या करती है, पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, और पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कि हमारे आँख में जो है या हमारे नेत्र में कितने प्रकाश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो कौन नियंत्रित करती है, वो जो है पुतली नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो है हमारे नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है एवं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ठीक है, कौन सा सिग्नल? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल जो है, ये सिग्नल दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम वस्तु को जैसा वैसा ही देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत सारे फंक्शंस के बारे में हमने देखा, और यहाँ देखिए को हमारे आँख में जो है एक एक जो है हमारे आँखों के बारे में अगर देखा जाए तो एक एक पॉइंट जो है वो समझने लायक है और समझेंगे। यहाँ जो है इसको क्रिस्टल लेंस कहा जाता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको क्रिस्टल लेंस कहा जाता है। ये हमारा जो पहला वाला जो फ्रंट वाला भाग है, यहाँ से ये जो है पुतली है। परितरिका, इसके जो बाहर वाला कवर है यहाँ पे देख रहे हैं, ये परितरिका है। और ये जो बाहर वाला जो लेयर देख रहे हैं आप ना, ये बाहर वाला जो लेयर देख रहे हैं, ये क्या है? स्वच्छ मंडल है। और इसके जस्ट एक लेयर अंदर वाला जो है एक परत है जिसको कहा जाता है दृढ़पटल या रेटिना, इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। इसको पक्षमापी पेशिया को इंग्लिश में सैलिटरी मसल कहते हैं। ये जो है यहाँ से देख रहे हैं आप, जो सैलिटरी मसल है, यहाँ सैलिटरी मसल है। ये जो है एक कचाव द्रव है। ठीक है, कचाव द्रव, ये इसको अंदर वाला जो है एक लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसको कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, ये इससे कारण जो है हमारे आँखों में जो है आंसू बनता है। ठीक है, इसी कारण हमारे आँखों में जो है आंसू बनता है। तो हमारा जो है जब हमारा कहा जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृढ़पटल पर बनता है। ठीक है, यहाँ जो दृक् तंत्रिका देख रहे हैं, यहाँ पे जो है जब प्रकाश किरण हमारे ये दृक् तंत्रिका में प्रकाश की किरण पड़ती है, तब हम उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। जब हमारे आँखों में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है और प्रवेश करने पर अगर प्रकाश की किरण दृक् तंत्रिका में पड़ जाती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे समंजन क्षमता क्या होता है। अगर हम समंजन क्षमता की और समंजन क्षमता को देखें, तो समंजन क्षमता क्या है कि ये एक ऐसी लेंस की क्षमता होती है जिसके कारण हमारे आँखों की जो है वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब हमारे आँखों में जो है जिस वस्तु को देखने के लिए जितनी मात्रा में प्रकाश प्रवेश करनी चाहिए उतनी मात्रा में प्रकाश प्रवेश करती है। अतः हम समंजन क्षमता क्या कहते हैं कि समंजन क्षमता क्या होती है, हमारे आँखों की फोकस दूरी को जो है वो हमारे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा सकती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि अभिनेत्र लेंस रेशेदार जलीवृत्त पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों द्वारा निरूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी परिवर्तन हो जाता है। जब पेशियाँ शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर वस्तु को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आँख के निकट वस्तु को देखने में पक्षमापी पेशियाँ सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणामस्वरूप अभिनेत्र से फोकस दूरी घट जाती है और हम निकट रखे वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट देख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस, देखिए यहाँ पे अगर हम समंजन क्षमता पढ़ना है तो अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकती है उसे समंजन क्षमता कहलाती है या समंजन कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। और अब देखिए ये जो है जो सामान्य आँख के लिए न्यूनतम जो है फोकस दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, और दूरस्थ बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक यानी अनंत पर हो सकती है। तो सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है, इससे पता चल रहा है कि सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो है दूरतम दूरी जो होनी चाहिए वो अनंत होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम निकट बिंदु बोले तो 25 सेंटीमीटर होती है और दूर बिंदु जो है वो अनंत होती है। तो अगर हम कहें कि सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, तो सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और जबकि इसका दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है। ठीक है, ये होता है। हम देखें होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे क्या होता है कि कभी कभी उम्र बढ़ने पर हम किसी वस्तु को जो है हमारे आँख जो उस वस्तु को प्रतिबिंब धुंधला या तनाव के कारण हम वस्तु को तनाव देना पड़ता है हमारे आँखों में, तब हम उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर देख पाते हैं या स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, बिना तनाव से हम वस्तु को स्पष्ट नहीं दे सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ये जो है न्यूनतम दूरी हमारे आँख की जो है 25 सेंटीमीटर होती है,
और दूरबिंदु जो है वो अनंत होती है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद आप देखेंगे कि कभी कभी जो है कभी कभी वस्तुओं के जो कभी कभी मनुष्य का जो है या व्यक्तियों का क्रिस्टलेंस दुधिया धुंधला हो जाता है। जैसे उम्र बढ़ता है तो क्या होता है कि उसका क्रिस्टलेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, है ना। इस कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। ठीक है, और मोतियाबिंद का शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि को वापस लौटाना संभव हो पाता है। तो ना कभी कभी क्या होता है कि अधिक वायु कुछ व्यक्तियों के नेत्र क्रिस्टलेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इस कारण से नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है और पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय या मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा के द्वारा पश्चात दृष्टि को वापस लाना संभव हो जाता है। मैंने अगर हम इसको इलाज करें तो आँख जो है वो फिर से वापस हो सकता है, इलाज करने पर उसको इलाज हो सकता है डॉक्टर के द्वारा। देखिए इसमें दृष्टि दोष और उनके संशोधन, दृष्टि दोष जो है उनके संशोधन अगर हम देखेंगे तो दृष्टि दोष जो है वो दृष्टि दोष 3 प्रकार होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, जो है 3 दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि दोष है ना, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। 3 जो है निकट दृष्टि दोष होते, 3 जो है दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और जरा दूर दृष्टिता को प्रेस बायोपिया कहते हैं। अच्छा, हम दृष्टि दोष क्या होता है कभी समझ लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान का उम्र बढ़ने के साथ साथ वो समझन क्षमता खो देता है, जिसके कारण व्यक्ति निकट या दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार के दोष को इस प्रकार के दोष को है ना दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष 3 प्रकार होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। निकट दृष्टि दोष क्या कहते हैं, वो दृष्टि दोष जिसमें देखिए हम सबसे पहले निकट दृष्टि दोष को डिस्कस करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि वो दृष्टि दोष जिसमें सामने रखी वस्तु को तो व्यक्ति सुस्पष्ट देख सकता है पर दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में मतलब ये होना चाहिए था कि निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकेंगे, लेकिन इसका परिभाषा जो है उल्टा होता है कि निकट दृष्टि दोष मतलब हम निकट की वस्तु को देख पाएंगे स्पष्ट, लेकिन दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, इसके कारण क्या हो सकते हैं, देखिए इसका अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है। ध्यान दीजिए, इसका कारण क्या है, 2 कारण है और इंपॉर्टेंट कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक लंबा हो जाना। ठीक है, और इसको अवतल लेंस के द्वारा इसका निराकरण कर सकते हैं या फिर इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका जो है इमेज जो है देखिए निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें ध्यान दीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पर बनना चाहिए था। तो इस कंडीशन में जो है ये जो है रेटिना पर बनता ही नहीं है, यहाँ पे क्रॉस हो जाता है। तो जब यहाँ पे क्रॉस हो जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बन जाता है, लेकिन बनना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे तो फिर से रेटिना पर बन जाएगा और वस्तु दिख पाएगी। तो हमेशा किसी भी हालत में हमको रेटिना पर वस्तु को प्रतिबिंब बनाना होगा, तब हम उस वस्तु को प्रतिबिंब जो है हमारे रेटिना पर बनेगी और हम उस वस्तु को सुस्पष्ट देख सकेंगे। अब ज़्यादा दूर दृष्टिता देख लेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष देख लेंगे या फिर फार साइटेडनेस भी दे सकते हैं। इसमें क्या कह सकते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है कि वो दृष्टि दोष जिसमें दूर रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकते हैं पर सामने रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं दे सकते या स्पष्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जब भी परिभाषा लिखेंगे तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि एकदम ही नहीं देख सकते हैं, ये परिभाषा लिखेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, वो दृष्टि दोष जिसमें दूर रखी वस्तु को तो हम सुस्पष्ट देख सकते हैं पर सामने रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकते, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, दीर्घ दृष्टि दोष इसमें क्या कारण हो सकता है, इसके कारण देखिए। ठीक है, इसके कारण देखते हैं कि इसमें कारण क्या है। देखिए इसका कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, मतलब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ठीक है, और इसको हम किस लेंस के द्वारा इसका निराकरण किया जा सकता है, इसका उपचार किया जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है, उत्तल लेंस के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, और इस कारण इसका फोकस जो इसके कारण इसका इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और हम उस वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए इसका आकार दिया हुआ है, यहाँ देखिए दूरदृष्टि दोष में जो है देखिए यहाँ पे जो है इसका इमेज जो है इसका प्रतिबिंब देखिए रेटिना के आगे बन जाता है। ठीक है, रेटिना के आगे बन जाता है। जब रेटिना के आगे बन जाता है यहाँ पे तो इस वस्तु को प्रतिबिंब हम नहीं देख पाएंगे। फिर से क्या करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और फिर से जो है उस रेटिना पर उसका प्रतिबिंब को बनाते हैं, जिस कारण हम वस्तु को प्रतिबिंब देख पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है जरा दूरदृष्टिता। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या है कि आयु के इसमें क्या है कि आयु के बढ़ने के साथ साथ आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समझन क्षमता घट जाती है।
आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समझने क्षमता घट जाती है। अधिकांशतः व्यक्ति का निकट दूर हट जाता है। संशोधन चश्मे के बिना उनके पास की वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। ठीक है, वरना आयु जब मनुष्य को बढ़ जाता है तो वो बिना तनाव के किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को ही जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यह पक्षमापी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने जैसा क्रिस्टलेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति में नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तु को सुस्पष्ट देख सकने के प्रायः द्विफोकसीय लेंसों की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार से द्विफोकसीय लेंस में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों ही होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक चश्मा लगाया जाता है और चश्मा में जो है इस तरह का चश्मा होता है और चश्मा में, ठीक है, देखिए गाइस, हम चश्मा ठीक से तो बना नहीं पाएंगे लेकिन कोशिश करते हैं। ठीक है, चश्मा जो है इस तरह से चश्मा जब बनाया जाता है, ठीक है, तो इसमें जो है दो तरह के लेंस लगाए जाते हैं। ठीक है, एक ऊपर वाला भाग में जो है, इस वाला भाग में जो है वो अवतल लेंस लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला भाग में जो है इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस लगाया जाता है और ऊपर वाला भाग में जो है अवतल लेंस, ये वाला जो है अवतल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस लगाया जाता है, जिससे क्या हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति जो उसको ना सामने का दिख रहा है ना दूर का स्पष्ट दिख रहा है तो उसमें जो है द्विफोकसीय लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से आप परिभाषित कर सकते हैं बहुत क्वेश्चन को कि नेत्र की समझने क्षमता सब क्या समझते हैं। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकती है, उसे क्या कह सकते हैं, नेत्र की समझने क्षमता कह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, जबकि जैक बोर्ड में अभी भी एक बार भी क्वेश्चन को पूछा नहीं गया, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु एवं निकट बिंदु क्या है, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु जो है वो अनंत है। ठीक है, और देखिए कोई अंतिम पंक्ति में बैठा किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है तो विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, किस प्रकार संशोधित किया सकता है। देखिए, अगर व्यक्ति अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ तो उसको मतलब क्या है, वो दूर को दिख नहीं रहा। अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ उसको श्यामपट्ट पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, यानी उसको दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है, दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है और दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कौन सा दृष्टि दोष से वो पीड़ित है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होता है कि वो निकट की वस्तु को देख सकता है स्पष्ट, लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट या सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। इसका मतलब वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और अवतल लेंस का प्रयोग करने पर इसको संशोधित किया जा सकता है। ये जो निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैक बोर्ड में एक बार भी क्वेश्चन को पूछा नहीं गया। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, जिस ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रकाश का अपवर्तन तो आप पहले ही जानते हैं। अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन तो होता है जब एक, ठीक है, या जो है प्रकाश किसी एक माध्यम से, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में चल जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जो बोल रहे हो ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है कि आप एक कांच का स्लैब से, इसे आयताकार कांच का स्लैब से हम प्रकाश को गुजारते हैं या पार करवाते हैं तो अलग अलग परिघटनाएं होती है। इसमें जो है वो प्रिज्म कोण क्या होता है कि समझ लीजिए कि इसके दो पार्श्वफल को, मतलब किसी भी प्रिज्म के दो पार्श्वफलक को प्रिज्म कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए पार्श्वफलक मतलब क्या, ये मान लीजिए प्रिज्म है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है या फिर बोल सकते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म है, इस तरह से। तो इसके दो पार्श्व पृष्ठ मतलब ये और ये, इसके बीच के जो कोण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण, है ना। तो यहाँ पे जो है परिभाषा देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है कि दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यह यहाँ पर एक ही इम्पोर्टेंट था बस यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए, ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही हम आपको डिस्कस करवाएंगे और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए, जब इसमें प्रिज्म से जब प्रकाश की पार करवाया गया, जब प्रिज्म से प्रकाश को पार करवाया गया तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है ये जो बनाया गया मेरा जो पी जो है, यह पी क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, और EF जो है, EF अपवर्तित किरण है। ठीक है, और ES जो है ये क्या है, देखिए निर्गत किरण बताएगा। FS जो है, FS या ES नहीं बल्कि FS जो है निर्गत किरण है। यहाँ जो है I जो है आपतन कोण है और R जो है अपवर्तन कोण है। ठीक है, E जो है जो निकल रहा बाहर वो निर्गत किरण है और D जो है ये विचलन कोण है और एंगल जो है प्रिज्म कोण है। ठीक है,
इस तरह से जो है अगर हम देखेंगे तो इस तरह से पाएंगे कि यहाँ पे विचलन कोण का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ विचलन कोण का परिभाषित यहाँ से कर सकते हैं हम कि ये जो किरण है निर्गत किरण और ये जो है आपतित किरण। अतः यहाँ पे जो परिभाषा देखेंगे तो विचलन कोण को परिभाषित करने के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशा में कोण बनाती है उसे विचलन कोण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत जो है निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे, है ना, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम विचलन कोण कहेंगे। ठीक है, इससे तो परिभाषा मेरा क्लियर हो गया। देखिए कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, जब कहीं भी कांच के प्रिज्म से जब प्रकाश किरण जाएगी तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जब प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रकाश में जो है वो 7 रंग उसमें समाहित रहती है। जैसे इंद्रधनुष जो है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और हमको पता है कि 7 रंग जब विभाजित होती है तो 7 रंगों में जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और वायलेट यानी बैंगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका विचलन कम होता है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन अत्यधिक होता है। ठीक है, तो इस परिघटना के आधार पर हम देखेंगे तो देखिए जो हम यहाँ पे 7 रंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जो है उसमें हम क्या बेजानी और पिनाला शॉर्ट में लिखते हैं और इंग्लिश में विबज्योर लिखते हैं। हिंदी में क्या लिखते हैं, बेजानी हो पिनाला। बेजानी हो पिनाला का मतलब होता है बे से बैगनी, बेजा जा से जामुनी, बेजानी नी मतलब नीला, बेजानी ह मतलब हरा, बेजानी ह पीना लाहा, पी मतलब पीला, ना नारंगी, ला मतलब लाल। इसका इंग्लिश में याद रखते हैं तो इंग्लिश में नाम याद रखना बड़ा आसान होता है। विबज्योर, विबज्योर भी से होता है वायोलेट, आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है येलो, ओ से होता है ऑरेंज, आर से होता है रेड। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 7 रंग होते हैं और 7 रंग होते हैं और सबसे तरंगे जिस तरह से हम कर विबज्योर लिखते हैं VIBGYOR, तो इसमें जो है जो लास्ट में उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा इसका मतलब इसका विचलन कम होगा और इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है तो विचलन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्पेक्ट्रम यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश के आवरण को वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत ही आसान है, या वर्णपट या स्पेक्ट्रम इसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो विभाजन की इस घटना को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा परिभाषा फिर से कि जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर पार करवाई जाती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। विभाजित होने की इस घटना को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश क्या होता है कि जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर पार करवाई जाती है तो वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो विभाजित होने की इस घटना को ही विक्षेपण कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए प्रिज्म से होकर जब ये जाएगी तो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी और 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी, इसी को हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे वर्णित है कि प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों को झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है क्योंकि इसमें तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणों के अलग अलग पथों का अनुदिश निर्गत होती है। हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए ये जो है जो प्रिज्म है ये सबसे पहले किसने दिया था समझिएगा, ये आइजैक न्यूटन साहब ने बताया था कि जैसे ही यहाँ सतत प्रकाश जा रही है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो रही है। और उसी तरह से अगर हम उल्टा प्रिज्म रख देंगे तो जिस तरह से श्वेत प्रकाश यहाँ से हम गुजार रहे हैं वही श्वेत प्रकाश फिर से इस पर्दे पर मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले किसने बताया था, ये सर्वप्रथम सबसे पहले जो है आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है, कि जैसे ही हम यहाँ पर प्रकाश पार करवाएंगे यहाँ से तो ये 7 रंगों में विभाजित होगी, फिर से हम इसको उल्टा प्रिज्म रख देंगे तो फिर से मेरा श्वेत जो प्रकाश है, श्वेत प्रकाश पर हम पहले गुजार रहे हैं तो फिर से श्वेत प्रकाश मेरे पर्दे पर मिल जाएगा। ठीक है, यही क्या। और आगे देखेंगे इंद्रधनुष के बारे में पूछेंगे कि पूछा गया है क्वेश्चन है तो इंद्रधनुष के बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जो है सूक्ष्म कणों में दिखाई देते हैं। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम में है, ये वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों पर सूर्य के प्रकाश को परिक्षेपण कार्य प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है।
इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें आपतित किरण विक्षेपित करती है। तत्पश्चात इसमें आंतरिक परावर्तित होती है। क्या होती है? आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश का परिक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न वर्ण विक्षेपण और नेत्रों में पहुँचते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जब है वर्षा की बूंद में आती है तो ये आपतित होती है। ठीक है, आपतित होती है। तो हम प्रकाश के परिक्षेपण में आंतरिक परिवर्तन के कारण भिन्न वर्ण विक्षेपण के नेत्रों में पहुँचते हैं। यदि सूर्य की आपकी पीठ की ओर हो तो आप आकाश की ओर धूप वाले किसी जल प्रपात अथवा जल के फव्वारे में देखें तो इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम, इस तरह से जो है इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष भी जो है वो दो टाइप के बनते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी जो इंद्रधनुष होता है वो कुछ समय के लिए होता है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वो कुछ समय के लिए होता है। और सेकेंडरी मतलब जो है एक द्वितीय इंद्रधनुष बनता है, जो वो प्राइमरी इंद्रधनुष के तुलना में वो ज़्यादा देर तक टिकता है। तो इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है और ये प्रकाश के परावर्तन और आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन या आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये इंद्रधनुष बनता है। देखिए वायुमंडल के अपवर्तन क्या होता है, तो अगर वायु अपवर्तन तो पता है, अगर अपवर्तन वायु के द्वारा हो तो उसे वायुमंडल अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर अपवर्तन की घटना वायुमंडल के द्वारा हो तो उसे वायुमंडल अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक और बच रहा है, तारों का टिमटिमाना ये टॉपिक बच रहा है, प्रकाश का परिकिरण बच रहा है, और इस तरह से टॉपिक जो है आपका बच रहा है। तो इस तरह से टॉपिक जो है आपको बचा हुआ टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस टॉपिक को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, वायुमंडल अपवर्तन जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, और अगर मैं ज़्यादा डिस्कस करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए और आप समझिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें बहुत सारे जो है टॉपिक उसको डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि झारखंड के न्यू सिलेबस के हिसाब से आपके बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो मैंने जितना भी सिलेबस था आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को ज्ञान प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।